कैसे हो दोस्तों। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई। ऐसा ही हुआ था सन 1945 में 5 दिसंबर को यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये। अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए यह उड़ान भरी गई थी। फ्लाइट 19 में 14 क्रू मेंबर मौजूद हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हैं और एक वॉर के वेटरन भी रह चुके हैं। यह 5 प्लेन उड़ान भरकर ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लू करते हैं। फ्लोरिडा से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद ही इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम आ रही है। इनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन वह भी फेल। इन्हें पता नहीं कि इनकी पोस्टिंग कहाँ पर है। एक्चुअली में बाकी प्लेन के पायलट को पूछते हैं और उनके भी इंफॉर्मेशन मैन फंक्शनिंग करने लगते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है LT चार्ल्स टेलर, और कंपस खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजन से मैसेज सुनने को मिलते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन कैप्टन कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। लगभग शाम के 5 बजे लीडर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गुल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच गए हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा पहुंचने के लिए। अब वो सभी प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन फ्लाइट में कुछ क्रू मौजूद हैं जिन्हें लगता है नहीं, एक्चुअली में अभी ईस्ट में ही ऑलरेडी है, उन्हें ईस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, Damn it, if he could just fly west, he would get home. Head west, damn it. यानी कि बाकी क्रू मेंबर को शक है कि उन्हें अभी एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है और सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस समय माना जाता है कि यह प्लेन एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे। फ्लोरिडा से शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी मैसेज आता है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. They all go down together. फिर इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक हम नहीं जानते कि ये पांचों के पांचों प्लेन्स कहाँ हैं और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च रेस्क्यू माइनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों की क्रू के साथ। इनका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। यह ढूंढने निकलता है, लेकिन यह भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, फिर इस माइनर सर्च रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक बहुत बड़ा एयर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन बुलाया गया, उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन। इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए किया जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। ना तो बॉडी मिलती किसी इंसान की और ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस एरिया को हम आज बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है कि समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा है। यहाँ पर 100 से ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और ऊपर फ्लोरिडा देश तक यह एक ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा है। यह एरिया है जहाँ पर यह लाई करता है। बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर पेरी कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से निकल रहे थे, उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया। एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और उन्हें यह आग का गोला आसमान में दिखा, नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है यह मिस्ट्री। इन सदियों में इसे कई सारे नाम दिए गए, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल जो नाम है, इसे 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी आर्गोसी नाम से, पिंचिट एच गोटिस नाम के इंसान ने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल में उन्होंने कई डिस्पेरेंसी को जो पिछले कई सालों में हुई थी बर्मुडा ट्रायंगल में, और उन्हें समराइट किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश करी थी, और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई। कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जो इतने सारे जहाज और विमान जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी ऐसा होता क्यों है, लेकिन इसी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि इस पर कई फिल्म बनाई गई और कई किताबें लिखी गई। कुछ घटनाओं की बात करें तो एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी घटना होती है एलन ऑस्टन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस समय पर बहुत
जहाज ये सफर करते थे। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास दिखता है। बाहर से देखने में ये अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर किसी इंसान का नाम निशान तक नहीं था। इसके अंदर कोई क्रू मेंबर ही नहीं था। एलन ऑस्टन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ। यहाँ पर पहले उन्होंने इंतजार किया 2 दिन तक, अपने जहाज को उस जहाज के पास लगाकर कि कोई मिल जाए, कोई सिग्नल मिल जाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 2 दिन तक। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा। इस अनजान जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ था और जो चीजें जहाँ पर रखी होनी चाहिए थी वो सारी चीजें वहीं रखी थी। उस समय लोगों को पैरेट्स का डर रहता था कि कहीं हमारे जहाज पर हमला ना कर दिया जाए पैरेट्स के द्वारा, कहीं सामान छीनकर भाग ना जाए। यह चीज तो इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि जो भी सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए थी वो सारी चीजें इस जहाज के अंदर सेफ थी। इस रीजन से एलन ऑस्टन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर इस जहाज में भेज देता हूँ और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक तो दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ रहे थे। फिर एक तूफान आता है और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें स्पाई ग्लास से दिखाई पड़ता है। वह उस जहाज के करीब पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर को उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में डाला था वह अचानक से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ कुछ पता नहीं चला और जहाज वैसे का वैसा ही सही सलामत है। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश करी उस जहाज को अपने साथ ले जाने की, कुछ और क्रू मेंबर को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से जब 2-3 दिन बाद एक नया तूफान आया, सेम कहानी दोबारा से हुई। वह अनजान जहाज गायब हो जाता है और जो क्रू मेंबर उस जहाज में डाले थे वह भी गायब हो जाते हैं। अचानक से एलन ऑस्टन जब जहाज वापस लौटता है तो इसके ओनर इसकी कहानी सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच देते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इसका नाम बदलकर मेटा रख दे। कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी है। लेकिन दोस्तों ये घटना मोस्ट पॉपुलर कहानियां ही हैं, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है इन्हें वेरीफाई नहीं किया जा सकता और कहानियां हिस्टोरिकली काफी पॉपुलर होती है। जो पीढ़ियों से चली आ रही हो उन्हें ढंग से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, उनका सच जानना पॉसिबल नहीं होता। उन कहानियों को हम कहते हैं लेजेंड और बहुत से नेशनल थिंकर्स का मानना है बर्मुडा ट्रायंगल भी एक लेजेंडरस है। द लेजेंड्स ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसे लेकर कई थ्योरी बनाई गई है। कुछ लोगों का क्लेम है, एलियंस पर क्लेम डालते हैं कि एलियंस के पास सुपर पावर होती है, एलियंस इन्हें उड़ाकर अपने साथ ले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर समुद्र के नीचे बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है जो इन जहाजों को गायब कर देता होगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि यहाँ से समुद्र ही इस तरीके का है, यहाँ से जहाज समुद्र के अंदर चले जाते हैं। यह थ्योरी तो सुनने में बहुत ही अजीबोगरीब है। हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी साइंटिफिक लगती हैं, सुनने में एक एक्सप्रेशन दी जाती है मैग्नेटिक के आधार पर। असल में बात यह है दोस्तों, धरती का एक्चुअली में जो नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो तो अलग अलग पॉइंट करता है। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। कंपास जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल होता है वह थोड़ा सा अलग होता है नॉर्थ से, उसे जियोग्राफी नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं एक्चुअली जियोग्राफी नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। आमतौर पर जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो इस चीज को काउंटिंग में लेते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो मैग्नेटिक और जियोग्राफी नॉर्थ पोल एग्जैक्ट पॉइंट करते हैं। इसकी खास बात यह है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है यह बहुत ही सैलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शे पर देखोगे तो जो ये बहामास है, यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड है, यहाँ पर इसके आसपास कितने टर्कोइज कलर देखने को मिलता है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ समुद्र का ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी ज्यादा गहरा नहीं है। आप देख सकते हैं जो समुद्र है इसके आसपास डार्क ब्लू कलर दिख रहा है। यह अलग से स्टैंड आउट करता है जब हम सैटेलाइट से देखते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में जो कई जहाज यहाँ पर आते थे वह टकरा जाते थे यहाँ पर सैलो वाटर की वजह से। हिडन सैलोस में अगर कुछ ऐसे पॉइंट होते तो समुद्र के नीचे जहाँ पर मिट्टी थोड़ी ज्यादा उभर कर आ रही होती थी वह बाहर से दिखते नहीं थे। जब जहाज उनके ऊपर से गुजरते थे तो वह टकरा जाते थे। यह बात सच जरूर है कि कुछ जहाज बड़े बड़े बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर गायब हुए, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो तो दुनिया भर के कई एरियाज में, समुद्र के कई ऐसे एरियाज में कई जहाज और कई विमान गायब होते हुए मिले जहाँ पर बर्मुडा ट्रायंगल मौजूद नहीं था। इसका एक बड़ा रिसेंट एग्जांपल हो सकता है मलेशिया की फ्लाइट, वो तो बर्मुडा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई। असल में बात यह है कि जब लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री के बारे में सुना तो जब भी डिस्पेरेंसी हुई, जब घटना हुई, लोगों ने तब ध्यान देना शुरू कर दिया उन घटनाओं पर जो बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही थी। और जो बर्मुडा ट्रायंगल के बाहर घटनाएं हो रही थी उन पर ज्यादा
ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जर्नलिस्ट लहरी कुश ने एक किताब लिखी, द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व, वह भी इसी सॉल्यूशन पर निकल कर आए। उन्होंने कहा शुरुआत में कुछ ऐसी घटनाएं थी जो एक्चुअली में बर्मुडा ट्रायंगल में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और भी मिस्टीरियस बनती गई, तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करना शुरू कर दी। मिस्ट्री मंगरिंग हुई यहाँ पर, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थी जो असल में कभी हुई ही नहीं थी। एलन ऑस्टन की जो कहानी मैंने आपको बताई उसे भी एक ऐसी ही कहानी बताया जाता है। नेशनल ओशियानी एमेथपरी के एक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है जो जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर गायब होते हैं। जो मिस्टीरियस हमको डिस्पेरेंसी में देखने को मिली वह ज्यादा फ्रिक्वेंटली से होती है बर्मुडा ट्रायंगल के बाकी किसी समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में। इतनी ही मिस्टीरियस और डिस्पेरेंसी हमें समुद्र के बाकी एरियाज में भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप अब पूछोगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो देखा था, वो आग का गोला जो पानी के अंदर गिर रहा था, वह क्या था, उसका भी एक सिंपल सा साइंटिफिकली आंसर है। साइंटिस्ट का मानना है कि वह एक्चुअली में एक मीटियोर जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।